नमस्कार साथियों। आज पुनः मैं एक बार आप लोग के बीच उपस्थित हूँ और एक अति संवेदनशील मुद्दे पे आज मैं आपके सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ। मुद्दा ये है कि सरकारें जनता को लेकर कितनी संवेदनशील है। ये प्रश्न प्रायः आपके दिमाग में भी समय समय पे उठता होगा। मैं छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि पिछले 1.5 साल से पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, जिसके कारण पिछले साल देशव्यापी लॉकडाउन लगा। उसके बाद से समय समय पर प्रदेश सरकारों के द्वारा अपने अपने प्रदेशों की परिस्थितियों को देखते हुए लॉकडाउन लगाने की उन्हें ज़रूरत पड़ी और लगता भी रहा। लेकिन इससे जनता के ऊपर जो भार पड़ता है, जो जनता जो उसका प्रॉब्लम फेस करती है, जो परेशानियां जनता के सामने आ रही हैं, क्या सरकारें इन मुद्दों को लेकर संवेदनशील दिखीं? उदाहरण के तौर पे हर व्यक्ति पिछले 1.5 साल से अपनी जीविकोपार्जन और अपने इनकम के लिए जूझ रहा है। जब लॉकडाउन लगा है उसके बावजूद खर्चों पे कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को खाना खाना ही है। हर व्यक्ति को जो बच्चों की ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है उसकी फीस जमा करनी ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी हैं। बच्चों को बिना पढ़ाए तो घर में बैठा नहीं सकते हैं। हर व्यक्ति को रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उसे पूरा करना ही है, साग सब्जी फल इत्यादि। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा दिक्कतें हुई दवाइयों की। लेकिन क्या इसके बावजूद जो व्यक्ति टैक्स भर रहा है, जो व्यक्ति घर का टैक्स भर रहा है, कई जो अपने घरों में नहीं रहते हैं वे किराया दे रहे हैं मकान मालिकों को, जो जिनके ऊपर लोन है, ईएमआईज हैं, वे बैंकों को अपनी किस्तें भी चुकाए जा रहे हैं। तो इसके अलावा बिजली का बिल, चूंकि आदमी घर में ही है तो बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि जो अप्लाइंसेस हैं उसका यूज ज़्यादा हो रहा है। लेकिन क्या ऐसे वक्त सरकारों ने संवेदनशीलता दिखाई है कि जितने समय भी लॉकडाउन है उतने समय किसी भी व्यक्ति को टैक्स ना भरना पड़े, किसी भी व्यक्ति पे जब इनकम ही बंद है तो उसके बावजूद उसके ऊपर टैक्स का भार ना पड़े, और किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो अतिरिक्त भार इस समय पड़ रहा है, अतिरिक्त मैं शब्द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब कमाई बंद है और खर्चे शुरू हैं तो हर व्यक्ति को खर्चों पे कंट्रोल कितना भी करेगा लेकिन वो भूखा नहीं सो सकता, अपने परिवार को भूखा नहीं सुला सकता है। तो जो जमा धन है उसमें वो कैसे कैसे मिलजुल कर जुगाड़ व्यवस्था से अपने खर्चा और अपना जीवन यापन कर रहा है। लेकिन ऐसे समय में सरकारें बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं दिख रही हैं कि आप कर ना लें, आप जो वस्तुएं हैं, आवश्यक वस्तुएं हैं, उस पर जीएसटी की छूट दे दें। किसी भी प्रकार से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी सरकारें तत्पर नहीं दिख रही हैं। इसके बाद जो बिजली का बिल भर रहे हैं, जो नगर निगम के टैक्स भर रहे हैं, उसमें भी कोई रियायत नहीं है। इसके अलावा इतना ही नहीं, जो दवाइयाँ हैं, जो मेडिकल और सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं या फिर जो सामान है दवाइयों से, मेडिसिन से रिलेटेड, मेडिकल इमरजेंसी से रिलेटेड, मेडिकल सुविधाओं से रिलेटेड, उसके लिए भी एक पेशेंट को या एक नागरिक को जीएसटी देनी पड़ रही है। तो क्या इसलिए हम सरकारों को चुनते हैं कि सरकारें जब विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हैं और उनके घोषणा पत्र को देखते हुए हम उन्हें चुनते हैं, लेकिन सरकार में आने के बाद वही व्यक्ति आम से खास बन जाता है और वो जनता की अनदेखी करता है। ये कहाँ का न्याय है? तो बात यह है कि सरकारों की जनता के प्रति जो जिम्मेदारी है
उसे सरकारें पूरा नहीं कर रही हैं, तो जनता उनसे प्रश्न क्यों नहीं पूछ रही है? अब आप देखिए, 2 महीने से लॉकडाउन लगा था अप्रैल और मई में। अगर मैं रायपुर की बात करूं, चूंकि मैं रायपुर में रहता हूं, तो मैं अपने यहाँ की जो वस्तुस्थिति है उसके ऊपर बात कर रहा हूं। 2 महीने से लॉकडाउन लगा है, लेकिन 2 महीने से हम हर चीज पर टैक्स दिए जा रहे हैं। वो किराना का सामान हो, या वो फल हो, या साग सब्जियां हो, या वो पेट्रोल डीजल हो, या वो दवाइयाँ हो, या वो नगर निगम का टैक्स हो, और या वो बिजली का बिल हो। लेकिन सरकारों ने क्या इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि क्या इस सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने जनता के प्रति संवेदनशील दिखाई दे? जब इनकम ही नहीं हो रही है, तो जनता कहां से टैक्स भरेगी? और इसके बाद भी सरकारें उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं। अधिकारी पूरी तरह से मनमानी कर रहे हैं, कर्मचारी मजबूर है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। अस्पतालों का वही हाल है, बैंकों का वही हाल है। आखिर आप मुझे ये बताइए, आप सब भी मैं भी आपके बीच का व्यक्ति हूं, क्या इन परेशानियों से आप नहीं जूझ रहे हैं? मुझे यकीन है हर व्यक्ति इस परेशानी से जूझ रहा है। एक तरफ कोरोना महामारी से मौत का डर, आप और हमने कई अपने परिजनों को, अपने जानने वालों को खोया है इस महामारी के काल में। लेकिन एक तरफ मौत का डर और दूसरी तरफ सरकारों का डर। ये हम डर में कब तक जिएंगे और क्यों जिएंगे? क्या हमने इसी दिन के लिए सरकारें बनाई थी? क्या इसी दिन के लिए लोकतंत्र बना था? कहाँ है लोकतंत्र? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देता है। आज लोकतंत्र का मतलब केवल वो एक बुक हो गई है। वकील साहब इस समय इस वीडियो में है, दुर्गा शंकर सिंह जी एडवोकेट है, वो इस बात को भली भांति समझते हैं। ऐसे और भी जो मेरे मित्र हैं उस बात को समझते हैं। लोकतंत्र के लिए केवल क्या वो एक पुस्तक तक, एक बुक तक, एक किताब तक रह गया है? हमारे आंतरिक लोकतंत्र का क्या? जनता को स्वास्थ्य की सुविधाओं का अधिकार होना चाहिए। अरे इससे 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 बड़ी बात और क्या हो सकती है? इतनी विडंबना है कि मरने के बाद भी व्यक्ति को शमशान नहीं मिल रहा है। वो तो उसका मौलिक अधिकार है। शिक्षा और स्वास्थ्य तो दूर की बात है, मरने के बाद भी उसको अंतिम संस्कार के लिए उसको जगह नहीं मिल पा रही है। प्रशासन और शासन उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। हमने कई टेलीविजन नेटवर्क्स पे बहती हुई लाशों को देखा है। तो ये व्यवस्थाएं, सरकारों की जो अव्यवस्थाएं हैं, इसके कारण जनता पिस रही है और जनता को इसके लिए आगे बढ़ के प्रश्न पूछने होंगे। क्योंकि अगर हम प्रश्न नहीं पूछेंगे तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे? आज इनकम बंद है लेकिन खर्चे शुरू हैं। अगर हम एक दिन भी टैक्स ना दें तो उस पर पेनल्टी वसूल की जाती है। अगर हमारा टैक्स भरने में हम लेट हो जाते हैं, ईएमआई भरने में लेट हो जाते हैं, तो हमसे बैंक और सरकारें टैक्स पेनल्टी वसूल करती हैं। लेकिन सरकारें जो व्यवस्था जनता के लिए नहीं कर पाती हैं, उनके ऊपर पेनल्टी क्यों नहीं लगती है? जब 2 महीने से इनकम बंद है, जब 2 महीने से कोई काम नहीं कर पा रहा है, तो जनता टैक्स क्यों दे? और उसके बाद भी अगर जब पॉजिटिव समय रहता है और थोड़ा सा भी किसी का भी ऊपर नीचे ईएमआई होता है, तो हम पे दंड का प्रावधान है। लेकिन क्या सरकारों के लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है? क्या आम और खास आदमी के लिए जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अलग हो गया है? इस पे आप सब लोग को मिलकर आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि इस व्यवस्था से हम सब लोग प्रभावित हो रहे हैं। ये जो कुव्यवस्थाएं हैं, मैंने कुव्यवस्था का इसलिए वर्ड यूज किया क्योंकि इस समय हर व्यक्ति, पूरा समाज, पूरा प्रदेश, पूरा देश इस परिस्थिति से जूझ रहा है। और हम उसी हिंदू मुस्लिम, उसी कांग्रेस बीजेपी बसपा सपा, हम उसी में लगे हुए हैं।
आए दिन सरकारें नया नया हमें एक मुद्दा दे देती हैं और हम उसी में उलझे रहते हैं। कभी लव जिहाद, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी टूल किट, कभी राम मंदिर, कभी बाबरी मस्जिद। तो ये जो समय है ये बहुत ही भयावह समय है। गौतम लुंगड़ जी ने एक बात बहुत अच्छी लिखी है कि कोई तो पत्रकार है जो सवाल उठा रहा है, ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति के जहन में ये सवाल है। पत्रकार भी एक नागरिक है और पत्रकार ही नहीं, हर व्यक्ति का अधिकार है, क्योंकि हम संविधान के अंतर्गत आते हैं। हम कोई भेड़ बकरी या पशु नहीं है कि हमारे लिए कोई संविधान ही नहीं है। हम एक सभ्य समाज के नागरिक हैं और जिम्मेदार नागरिक है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सवाल उठाएं और सवाल हम अपने प्रतिनिधियों से पूछें कि कितने प्रतिनिधि, कितने पार्षद आपके इस महामारी के काल में आपसे मिलने आए, आपको फोन करके आपकी हालचाल जाना, आपकी अव्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने अपनी संवेदनशीलता दिखाई। कितने विधायकों ने आपके एरिया में आके काम किया और अपनी फिक्र दिखाई कि हाँ भाई आपको क्या दिक्कत है। कितने सांसदों ने आपके एरिया में आके काम किया और फिक्र दिखाई कि हाँ भाई आपको क्या प्रॉब्लम है। वोट मांगने के लिए सब आते हैं, लेकिन जब सरकार में आ जाते हैं तो यही आम आदमी खास बन जाता है, वो एक आम नागरिक को पहचानता ही नहीं है। हम सभी को मिलकर इस आवाज को उठाना होगा और हमें प्रश्न पूछने होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का ये मौलिक अधिकार है। संविधान किसी एक वर्ग के लिए या किसी एक धर्म के लिए नहीं बना है। संविधान पूरे देश के लिए है और इस देश का जो भी नागरिक है वो उस संविधान के दायरे में आता है, वो आम हो या खास हो। आज इनकम बंद होने के बाद भी टैक्स वसूले जा रहे हैं, बिल वसूले जा रहे हैं। क्यों भाई? साल भर, जीवन भर व्यक्ति टैक्स भर रहा है और लॉकडाउन जनता ने नहीं किया है। लॉकडाउन तो सरकारों ने किया है, सरकारों का आदेश था। दुर्गा शंकर जी लिख रहे हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि अपने आप को जन सेवक के रूप में जनता को गुमराह कर चुनाव जीतने के बाद सरकार में शामिल होकर हिटलर बन जा रहे हैं और हम और आप मिलकर इनको सबक सिखाना चाहिए। बिल्कुल, बात सबक, देखिए सबक ये वर्ड गलत है दुर्गा शंकर सिंह जी। सबक सिखाने की ये प्रतिशोध की टाइम नहीं है। ये भी हमारे भाई लोग हैं, ये भी हमारे अपने, हमें प्रतिशोध नहीं लेना है किसी से। हमें सिर्फ उन्हें सही बातें समझानी है, क्योंकि हमने उन्हें चुना है। ये लोग अपने मन से बैठे नहीं है हमारे ऊपर आके। ये सरकार में इसलिए है क्योंकि हमने इन्हें चुन के वहां तक पहुंचाया है। हम ये भूल गए कि हमने उन्हें क्यों पहुंचाया है। हमने उन्हें अपनी समस्याओं का निदान करने के लिए पहुंचाया है। हमने उन्हें इसलिए पहुंचाया है कि वे हमारा वहां प्रतिनिधित्व कर पाए, विधानसभा से लेकर लोकसभा तक वो हमारी बातों को रखें और हमारी समस्याओं का वे उचित माध्यम से निदान करें। देश में 4 स्तंभ क्यों है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। अगर हर ये चारों स्तंभ अपना काम ईमानदारी से करें तो देश में राम राज्य 100% राम राज्य रहेगा। आज गांव खत्म होते जा रहे हैं, शहरों की तरफ पलायन बढ़ रहा है, शहरों पे अतिरिक्त भार आ रहा है। सरकारें क्यों नहीं समझती हैं कि महात्मा गांधी, हमने राष्ट्रपिता की उपाधि तो दे दी उन्हें, लेकिन क्या उनके आदर्शों पे चले? महात्मा गांधी का सिद्धांत था कि ग्राम स्वराज योजना को लागू किया जाए। ग्राम स्वराज योजना अगर लागू हो जाए तो शहर और गांव में बैलेंस हो जाएगा। अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो मैं आज ग्राम स्वराज योजना को कंपल्सरी रूप से लागू करता और देखिए 5 साल में कैसे सुशासन आ जाता इस देश में, इस प्रदेश में। मेरा सभी से आपसे आह्वान है, आपसे निवेदन है कि हम इन बातों को जिम्मेदारी से समझें, क्योंकि ये बहुत ही भयानक स्थिति हो गई है। अभी पैसे की कमी आई है, कोरोना काल खत्म होने के बाद भुखमरी आएगी, उस समय हम कहां जाएंगे? देश में रोजगार नहीं है, क्योंकि आज रोजगार पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। देश में महंगाई चौतरफा बढ़ रही है, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं।
हम क्या बात कर रहे हैं, तो हिंदू है, हम मुस्लिम है, बस। तो हिंदू मुस्लिम कब तक चलेगा? ये लव जिहाद, ये टूल किट कब तक चलेगा? इससे पेट नहीं भरता साहब, इससे हमारे बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा। हमारा बच्चों का भविष्य तब उज्जवल होगा जब देश में जो चारों स्तंभ है वो ईमानदारी से काम करेंगे। मीडिया अगर अपने ईमानदारी से मुद्दों को उठाए तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों पे प्रेशर पड़ता है। इसीलिए मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया है, क्योंकि मीडिया के लिए कोई ऑफिशियल प्रोविजन नहीं है कि ये चौथा स्तंभ है, वो एक मान्यता है। और मीडिया क्या है? मीडिया एक माध्यम है। मीडिया मतलब माध्यम। सरकार और जनता के बीच का आईना होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है मीडिया का। जो पत्रकार है उस मेरी इस बात को समझेंगे। और पत्रकारिता हर उस इंसान के अंदर है जो इस समय मुझसे लाइव में, फेसबुक लाइव में जुड़े हैं और जो मुझसे दिल से जुड़े हैं, जो मुझे जानते हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक भावना है, जरूरत है उससे सामने लाने की। और अगर हम इन अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को सामने नहीं लाएंगे तो हम अपने लिए एक बहुत बड़ी खाई खोद रहे हैं, जिसमें हमारे आने वाली पीढ़ियां गिरेंगी। आप यकीन मानिए, आज हम आजाद मुल्क में इसलिए हैं क्योंकि हमारे पुरखों ने संघर्ष करके आजादी दिलाई थी। और अगर उन्होंने कुछ काम नहीं किया होता तो हम आज भी गुलाम होते। तो आज अगर हम कुछ नहीं किए तो हमारे आने वाली पीढ़ियां गुलाम रहेंगी। आज ऐसा महसूस हो रहा है कि हम स्वतंत्र भारत में गुलाम हैं। आज आप कुछ लिखने पढ़ने लगेंगे, कुछ अच्छी बात करेंगे, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे, आपको जेल में बंद कर देंगे, आपके ऊपर हो सकता है हमला हो जाए। ऐसे सैकड़ों उदाहरण प्रस्तुत है। आज इस कोरोना काल में जब स्वास्थ्य की सुविधाओं की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो क्या हाल हुआ वो सबने देखा है। तो वो चलिए, वो सब दूर की बातें हैं, व्यवस्था नहीं। मैं आज से बोल रहा हूं, आज से, अभी से भूल जाइए पुरानी बातें। लेकिन अगर मेरी बातों से एक व्यक्ति भी प्रभावित हो रहा है तो मेरा उस व्यक्ति से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे आने वाले भविष्य के लिए, हमारे एक उन्नत समाज के लिए, उन्नत प्रदेश के लिए, उन्नत देश के लिए हम आगे बढ़ें और प्रश्न पूछें अपने प्रतिनिधियों से कि भाई आपने हमारे लिए क्या किया है और नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। अगर हम प्रश्न नहीं पूछेंगे, ये जो कार्यपालिका है, कलेक्टर बन जाते हैं और उसके बाद अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि आम जनता पे झापड़ बरसाए जा रहे हैं, मोबाइल तोड़ा जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है भाई? आप क्या हिटलर बन गए हैं? और हिटलर बन गए हैं तो लोकतंत्र खत्म कीजिए। क्या जरूरत है झूठे लोकतंत्र की दुहाई देने की? हम लोकतांत्रिक देश में हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हैं। हमारा ये इतिहास है, वो इतिहास है। कहाँ गया हमारा इतिहास? इतिहास तो सब अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। 400 साल मुगल राज करके गए, उन्होंने खत्म किया। 200 साल अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। हमारी जो सनातन सभ्यता थी आज कहाँ है? सनातन सभ्यता हमारी कहीं बची हुई है? हमारे वैदिक संस्कार बचे हुए हैं? कहाँ गए हमारे गुरुकुल की जगह कॉन्वेंट्स ने ले ली है। देखिए, हर चीज जरूरी है, लेकिन हम अगर अपने मौलिक सिद्धांतों को भूल जाएंगे, अपने आदर्शों को, अपने संस्कृति को भूल जाएंगे, तो आज ये जो स्थिति है ना, ये आज उसी का नतीजा है। भारत को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहते थे, क्योंकि हमारा सिद्धांत, हमारा वैदिक परंपरा, हमारा सभ्यता, हमारा सनातन सभ्यता हमारे साथ था, वो हमारी मजबूती थी। कई लोगों ने कई बार आके हमारा दोहन किया, हम पे राज करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? भारत आज भी है, भारत आज भी है, भारत कल भी रहेगा। भारत अनंत है, क्योंकि भारत एक सोच है। कोई अलेक्जेंडर आके या कोई
मुसलिनी आके या कोई तानाशाह आके भारत पर राज नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत की जो सोच है वो बसती है आपके अंतर्मन में। भारतीय होने पे हम गर्व क्यों करते हैं? आज अगर झंडे को देख ले तो हमारा सिर और हमारा छाती गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज राष्ट्रगान अगर हम सुन ले तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज अगर कोई पैट्रियोटिक गाना, देशभक्ति गाना अगर हम सुन ले तो हमारे अंदर की देशभक्ति जाती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर है, हमारे अंदर है वो चीज। समय के साथ इन चीजों को बाहर निकालने की जरूरत है। अगर हमने इन चीजों को बाहर नहीं निकाला तो यकीनन आप मान लीजिए, मैंने छोटा सा एग्जाम्पल प्रस्तुत किया कि अगर हमारे क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने उस समय कोशिश नहीं की होती, उस समय अपना बलिदान नहीं दिया होता, तो आज हम गुलाम होते। तो आज अगर हम अपने ही आजाद देश में प्रश्न नहीं पूछेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां वैसी ही पैदा होंगी, गुलामी पैदा होंगी। अंतर पर यह रहेगा कि हम आजाद भारत में गुलाम हैं। दुर्गा शंकर जी लिख रहे हैं कि हिंदुत्व की बात करने वाले अधिकांश हिंदू बुजुर्ग, माता पिता, वृद्ध आश्रम में रहते हैं और यही अपने आप को कट्टर सनातनी मानते हैं। देखिए, ये एक विचारधारा हो सकती है, यही तो बोल रहा हूं ना। ये जो मैंने कहा कि हम अपने मूल सिद्धांत भूल गए हैं। माता पिता की सेवा करना, माता पिता का दर्जा भगवान के ऊपर है। और अगर हमारे इस समाज में माता पिता की जगह वृद्धाश्रम में है तो लानत है ऐसे समाज पे, लानत है हम पे, आप पे, कि हमारे माता पिता अगर वृद्धाश्रम में रहने के मजबूर हो रहे हैं। यही तो है, हम पाश्चात्य संस्कृति में इतना घुल मिल गए हैं कि हम अपनी सनातन सभ्यता को भूल गए हैं। और विदेश के लोग हमारे ग्रंथ, हमारे वेद पुराण और हमारी संस्कृति को लेके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि भारत इतना सम्भ्रांत देश है। क्यों? क्योंकि उसकी संस्कृति, उसके वेद, उसके पुराण, उसके ग्रंथ इतना ज्यादा मजबूत थे कि भारत को गुलाम बनाना है तो मानसिक रूप से गुलाम बनाना पड़ेगा, और वही उन्होंने किया। उन्होंने अपनी पाश्चात्य संस्कृति को हम पे थोप दिया, अपनी शिक्षा पद्धति को हम पे थोप दिया, लेकिन उसका अंजाम आज देखिए 70 साल बाद भी हमारा देश भुगत रहा है। गौतम लुक्कड़ जी लिख रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों को आम जनता के ने चुनकर भेजा है, वह आज जनता की ही नहीं सुन रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। उन तक बात पहुंचाने के लिए आप पत्रकारों से अच्छा कोई माध्यम नहीं है, मगर पत्रकार मतलब सूचना तंत्र वो कहाँ पे है? देखिए, आज सोशल मीडिया का जमाना है गौतम जी, किसी पत्रकार की जरूरत नहीं है आपको। आप स्वयं में एक पत्रकार है, स्वयं में आप क्रांतिकारी हैं, स्वयं में आप एक नागरिक है, क्योंकि आप भारत के वासी हैं। और भारत का नागरिक, एक भारतीय जो होता है वो इतना बड़ा अपने आप में होता है, इतना पावरफुल होता है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। एक भारतीय अगर चाहे तो वो दुनिया हिला सकता है। भारत ने क्या क्या नहीं दिया है। भारत का विज्ञान तो इतना उन्नत था कि रामायण काल में लोहे के जहाज उड़ा लेते थे हम लोग। संजीवनी बोटी की खोज करके हमने मृत लोगों को भी जीवन दान दे दिया था। तो भारत का वासी तो कभी किसी पे डिपेंड हो ही नहीं सकता गौतम जी। भारत का वासी अपने आप में इतना प्रबल और इतना मजबूत होता है, इसीलिए तो ये पश्चात जितने देश हैं भारत से डरते हैं कि इतने साल, कई सौ साल राज करने के बाद भी भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सका। आज भी भारत देश के टॉप कंट्रीज में से गिना जाता है। बात है हमें अपने आप को उन्नत करने की, बात है प्रश्न पूछने की, बात है नैतिक मूल्यों की, बात है हमारे अधिकारों की। दुर्गा शंकर जी लिख रहे हैं कि आज की बात यह है कि देश का चौथा स्तंभ ढहने के कारण देश में विकट स्थिति। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये स्थिति हमने बनाई है, ये स्थितियां हमने आपने बनाई है वकील साहब। कोई अपने मन से आपके ऊपर राज नहीं करता है, आप उसे बढ़ाते हैं, आप उसे इतना तवज्जो दे देते हैं,
आप बहिष्कार कर दीजिए टीवी का, मत देखिए, टीआरपी घट जाएगी, वैसे इनका चैनल बंद हो जाएगा। क्या बात करते हैं? दोषारोपण नहीं करना है, ये समय दोषारोपण का नहीं है, ये समय अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ने का है। और लड़ाई नहीं करनी है, लड़ाई नहीं करनी है, शांति प्रिय तरीके से प्रश्न पूछना है कि भाई आपने ये प्रॉमिस किया था, ये वादा किया था कि आप हमें ये काम करके देंगे, आपने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया, इसका स्पष्टीकरण दें। अगर विधायिका ये काम नहीं करेगी, कार्यपालिका काम नहीं करेगी, तो हम विधायिका के पास जाएंगे, विधायिका काम नहीं करेगी तो हम न्यायपालिका के पास जाएंगे। और उसके लिए हर व्यक्ति जब एकजुट हो जाएगा, अरे आगे तो बढ़िए, हर व्यक्ति आगे बढ़ेगा, हर व्यक्ति अपनी बात को रखेगा, अपने आप चीजें हो जाएंगी। और आज क्या हो रहा है, आज इंग्लिश को, मतलब पाश्चात्य संस्कृति को इतना ज्यादा हावी कर दिया गया है। इंग्लिश कोई लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश तो आज एक प्रोटोकॉल बन गया है कि कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, वाह बहुत उन्नत आदमी है, और कोई हिंदी में बात कर रहा है तो वो ऐसे ही देहाती आदमी है। और सबसे बड़ी बात है, आज कितने लोग संस्कृत को जान रहे हैं? आज संस्कृत महाविद्यालय खत्म होने के कगार पे हैं। तो हमने अपनी जो ये परिस्थितियां हैं उसे स्वयं निर्मित हमने किया है। और अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है कि हम इन चीजों को के ऊपर रिसर्च करें, शोध करें, आगे बढ़ें। पहले तो आज तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम अच्छी अच्छी बातों को समझ सकते हैं, हम बहुत सारे दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं, हम बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। हम बढ़े, आगे बढ़े, आगे लोगों से बातचीत करें और प्रश्न पूछें। प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर देना अनिवार्य हो जाएगा, और प्रश्न नहीं पूछेंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है ना, वो हमसे प्रश्न पूछेगी कि आपने क्या किया हमारे लिए। जैसे आज हम गर्व से बात करते हैं कि आज हमारे क्रांतिकारियों ने, आज हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, आज हमारे महापुरुषों ने जो बलिदान दिया, आज उसके कारण हम एक आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। हमें उस बात पे गर्व है। इसीलिए हम महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, इसलिए हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन हर गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने से काम नहीं चलेगा, उसका महत्व समझना पड़ेगा। और जिस दिन हमने इस महत्व को समझ लिया, उस दिन हमें उन्नत होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप लोग स्वस्थ रहें, जहां हैं सुरक्षित रहें, लेकिन प्रश्न पूछना बंद ना करें। गौतम जी लिख रहे हैं, आप लगातार बोलते रहिए, आपको बहुत दिनों से के बाद सुनने का में आनंद आ रहा है। देखिए, ये हर व्यक्ति के अंदर है गौतम जी, ऐसा मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूं, मैं आपसे उम्र में छोटा ही हूं। ज्ञान और विज्ञान, इन दोनों के अंतर को समझना पड़ेगा। विज्ञान को हमारे ज्ञान पे हावी नहीं होने देना है, क्योंकि ज्ञानी लोगों ने ही विज्ञान का उत्सर्जन किया है। हनुमान चालीसा में जब उस समय निर्मित हनुमान चालीसा में सूर्य की दूरी बता दी गई थी, तो आप सोचिए हम लोग कहां थे। वो वैदिक परंपरा, वो सनातन परंपरा को हमें आज जीवित करना पड़ेगा, और उसके बाद सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, देश में खुशहाली आ जाएगी, हर कार्य प्रणाली बराबर काम करेगी। और प्रश्न जिस दिन पूछना शुरू करेंगे, प्रश्न जिस दिन पूछना शुरू करेंगे, हमें उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। भगत सिंह जी नमस्कार। प्रश्न पूछने का माध्यम पत्रकार ही होते हैं। देखिए, प्रश्न पूछने का माध्यम पत्रकार नहीं होते हैं, पत्रकार माध्यम होते हैं। प्रश्न तो आपको पूछना है, माध्यम पत्रकार नहीं है। पत्रकार भाई, आज आपके हाथ में सोशल मीडिया है, आप पूछिए, प्रश्न पूछिए। बहुत से मीडिया, देखिए हर मीडिया संस्थान को आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हर लोग बायस्ड हो गए हैं या हर व्यक्ति बिक चुका है या मजबूर है, ऐसा नहीं है। बहुत से संस्थान हैं, बहुत से पत्रकार हैं, आज भी आपकी बात उठाते हैं, और आप खुद भी एक पत्रकार हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक पत्रकार छुपा है। दुर्गा शंकर जी लिख रहे हैं, हमारे देश में 2005 से एक कानून आया जो पूछने का अधिकार देता है, जानने का अधिकार देता है। आज भ्रष्टाचारियों की वजह से
शमशान में पड़ा नजर आ रहा है। देखिए, भ्रष्टाचारियों की वजह से नहीं आ रहा है, आपके हमारे वजह से आ रहा है, क्योंकि हम प्रश्न नहीं कर रहे हैं। आप कितने बार अपने विधायक से प्रश्न पूछते हैं, वकील साहब आप बताइए, जब आप वकील होकर प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, आप पूछिए ना, प्रश्न पूछिए। और आप याद कीजिए, जब जब आपने प्रश्न पूछा है, जब जब आपने प्रश्न पूछा है, आपको इंसाफ मिला है। मुझे पता है टीकाकरण के समय आपने एसडीएम से प्रश्न पूछा तो आपको टीका लगा कि नहीं लगा। तो ये मत बोलिए कि भ्रष्टाचार हमने बढ़ाया है। आज हम लाइन में खड़े होकर टिकट नहीं ले सकते हैं, एजेंट को 200 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं, टिकट घर आ जाता है। क्यों? भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार तो हमने पैदा किया है। आज हर जगह कोई भी काम हो उसके लिए हम रिश्वत देते हैं, भैया आप थोड़ा सा ले देके कर दीजिए। ये कौन बोलता है? आप, हम बोलते हैं। हमें अपने आप को पहले उन्नत करके, और जब हम अपने आप उन्नत हो जाएंगे, जब हम प्रश्न पूछना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक आंसर, देखिए आंसर तो देना पड़ेगा। आप आंसर नहीं देंगे, ठीक है, 5 साल मत दीजिए, और उसके बाद आइए, चुनाव तो होना है, और चुनाव में फिर आपको हम वोट नहीं देंगे, तब आप क्या करेंगे? तब ऐसे नेताओं का हम बहिष्कार करेंगे। तो इतना पावर तो आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है। मतदान होता क्यों है? ये चुनाव क्यों होते हैं? इसीलिए तो होते हैं ना कि आप और हम मिलकर, अब हम क्या चुन रहे हैं? कांग्रेस, बीजेपी, हिंदू, मुस्लिम, टूल किट, ये किट, वो किट, ये क्या है? हमने कभी प्रतिनिधि चुना है? मोदी के और राहुल गांधी के चेहरे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमने कभी अपना प्रतिनिधि चुना है कि इस प्रतिनिधि को हम चुन रहे हैं, ये कितना क्वालिफाइड है, ये कितना अनुभवी है, ये समाज के लोगों के बीच कितना उठना बैठना, ये कितने काम किया है? हमने कभी पूछा है या सोचा है? नहीं। कौन से जाति का है, कौन से धर्म का है, कौन सी पार्टी का है, किसका करीबी है, मेरा बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा? निजी स्वार्थों से जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। इस वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं। उम्मीद है कि मेरी बातें आप तक पहुंची और आप लोग ने मुझे सुना। जिन्होंने भी मुझे सुना, जिन्होंने नहीं भी सुना, उसके लिए उन लोग का बहुत बहुत मैं आभारी हूं। और मेरा एक ही निवेदन है, प्रश्न पूछिए, आगे बढ़िए और लोगों से बातचीत करें, आपस में डिस्कशन करें और इस क्रांति को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।